जिससे उसकी बिजनेस डील तय थी। फोन पर सामने वाला बेहद गुस्से में था क्योंकि उसे पहुंचने में देरी हो चुकी थी। हालात संभालने के लिए वो बार बार माफी मांगते हुए कुछ बहाने देने लगा कि अचानक नेटवर्क खराब हो गया और कॉल कट गया। कॉल कट होते ही उसने राहत की सांस ली और समय बचाने के लिए कार की रफ्तार बढ़ा दी। लेकिन अचानक सड़क पर एक अजीब सा जानवर आ गया जिससे उसकी कार टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि कार घूमती हुई सड़क के किनारे आकर रुक गई। फिर एलियट ने तुरंत रिडली से पूछा कि वो ठीक है या नहीं, और जब दोनों सुरक्षित निकले तो कार से बाहर आकर देखने लगे कि कार किससे टकराई थी। आगे बढ़कर देखने पर दोनों एक पल के लिए बिल्कुल शॉक रह गए क्योंकि सामने पड़ा प्राणी कोई साधारण जानवर नहीं था। वो एक अजीब सा घोड़ा था जिसके सिर पर एक लंबा सींग उगा हुआ था और उसके घाव से नीला खून बह रहा था। ये दृश्य इतना अजीब था कि रिडली की आंखें फैल गईं क्योंकि उसने ऐसा जीव पहले कभी नहीं देखा था। उसी समय उस घोड़े का सींग हल्की पीली रोशनी में चमकने लगी। उस चमक से आकर्षित होकर रिडली बिना सोचे समझे आगे बढ़ी और उसने हाथ बढ़ाकर उस सींग को छू लिया। सींग को छूते ही उसकी आंखों के सामने अजीब और धुंधले दृश्य तेजी से घूमने लगे जिससे वो समझ नहीं पाई कि उसके साथ क्या हो रहा है। ठीक उसी क्षण चेहरे पर किसी चीज के अचानक लगने से उसका ध्यान टूट गया और वो झटके में होश में लौट आई, जहां उसने देखा कि उसका बाप उस घायल घोड़े पर वार कर रहा था। रिडली ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन एलियट तब तक हमला करता रहा जब तक वो रहस्यमयी घोड़ा पूरी तरह मर नहीं गया। इस घटना के कुछ समय बाद वे उस बड़े मैंशन में पहुंचे जहां एलियट का इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाला था। हालात की गंभीरता के बीच एक और अजीब बात ये थी कि एलियट उस रहस्यमयी घोड़े की लाश को कार की ट्रंक में ही साथ लेकर आया था। खैर, मैंशन पहुंचते ही दरवाजा शॉ नाम की बॉडीगार्ड ने खोला और वो दोनों को बेलिंडा लियोपोल्ड और उसके बेटे शेफर्ड के पास ले गए। वहां से सभी लोग आगे बढ़ते हुए ओडेल के ऑफिस पहुंचे, जहां ओडेल कैंसर से पीड़ित होने के कारण बेहद कमजोर और थका हुआ दिखाई दे रहा था। जिसके बाद रिडली खुद को थोड़ा संभालने के लिए वॉशरूम में गई और जैसे ही उसने चेहरा धोया वो हैरानी से रुक गई क्योंकि उसके चेहरे के सारे पिंपल्स पूरी तरह गायब हो चुके थे। उधर कमरे में उसका पिता डॉक्यूमेंट्स पढ़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन अचानक उसे महसूस हुआ कि चश्मा लगाने पर उसे साफ दिखाई नहीं दे रहा। कुछ देर तक वो उलझन में रहा, फिर उसने चश्मा उतारकर दोबारा डॉक्यूमेंट्स देखने की कोशिश की और हैरानी की बात ये थी कि बिना चश्मे के वो सब कुछ पहले से भी ज्यादा साफ पढ़ पा रहा था। खैर, इसी बीच कार में पड़ा यूनिकॉर्न का सींग धीरे धीरे हल्की चमक छोड़ने लगा और जिस जानवर को वे मरा हुआ समझ चुके थे उसने अंदर हल्की सी हरकतें शुरू कर दी थीं। उधर रिडली मीटिंग के बीच में ही उठकर अपने पिता से अकेले में बात करने आई। हादसे के बाद से वो उस प्राणी को लेकर बेचैनी और तनाव महसूस कर रही थी। उसने साफ कहा कि इतनी बड़ी घटना को छिपाना ठीक नहीं है, लेकिन पिता ने उसे शांत करते हुए भरोसा दिलाया कि वो रात में जब सब लोग सो जाएंगे तब उस जानवर को चुपचाप दफना देगा और किसी को इसके बारे में पता नहीं चलेगा। लेकिन उनका प्लान उसी समय बिगड़ गया जब बाहर अचानक उनकी कार हिलती हुई दिखाई दी। ये देखकर वे तुरंत बाहर भागे ताकि चीजें छिपाई जा सकें, पर शोर सुनकर बटलर ग्रिफ भी बाहर आ गया और उसके साथ घर के बाकी लोग भी एक एक करके बाहर इकट्ठा हो गए। उसी क्षण कार की खिड़की अचानक जोर से टूटकर बाहर उछली और अंदर से निकला सींग कार की छत को आर पार कर गया। कुछ ही पल बाद मरा हुआ समझा गया वो जानवर खिड़की के पास दिखाई दिया, दर्द से चीखता हुआ और बाहर निकलने की बेताब कोशिश करता हुआ। ये देखकर रिडली डरकर पीछे हट गई, लेकिन हालात संभालने के लिए शॉ तुरंत बंदूक लेकर आगे बढ़ी और बिना झिझक सीधे उसके सिर पर गोली मार दी। जिसके बाद सभी लोग उस अजीब और अनजाने जानवर के शरीर के आसपास इकट्ठा हो गए और उसके बारे में चर्चा करने लगे। माहौल भारी था, लेकिन इसी बीच रिडली ने हिम्मत जुटाकर साफ आवाज में कह दिया कि ये असलियत में एक यूनिकॉर्न है। उसकी बात सुनते ही एलियट की नजर अपनी बेटी के चेहरे पर पड़ी और वो तुरंत समझ गया कि उसके लुक्स में आए अचानक बदलाव का कारण क्या है। फिर उसने सबके सामने स्वीकार कर लिया कि उसने हिट एंड रन किया था। उसने ये भी बताया कि दुर्घटना के दौरान उस पर यूनिकॉर्न का नीला खून गिरा था और तभी से उसकी नजर अचानक ठीक हो गई थी। ये सुनकर सभी को समझ आ गया कि यूनिकॉर्न के खून में किसी स्पेशल हीलिंग पावर का प्रभाव है। इस एहसास के बाद रिडली ने गंभीरता से सुझाव दिया कि उन्हें सरकार को बुलाकर इस जानवर की ठीक तरह से जांच करवानी चाहिए, लेकिन ओडेल ने तुरंत मना कर दिया। उसने समझाया कि ऐसे फ्री स्पिरिट जानवर को वे अब अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं। बेलिंडा ने भी कहा कि सरकार की दखल, पेपर वर्क और मीडिया का ध्यान सबके लिए मुसीबत बन जाएगा और इससे एलियट और उसकी कंपनी की इमेज भी खराब हो सकती है। अगर वे इस घटना को छिपा दें तो हिट एंड रन की समस्या भी आसानी से मिट सकती है। उनकी बातें सुनकर एलियट धीरे धीरे उनकी तरफ झुक गया। ये देखकर रिडली बेहद निराश हुई कि उसका बाप इतनी जल्दी उनकी बातों में आ गया। बाद में उसने एलियट को अपने यूनिकॉर्न वाले विजन के बारे में बताया और कहा कि इस जानवर को लियोपोल्ड परिवार के पास नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन एलियट ने उसकी बात को महत्व नहीं दिया और सिर्फ अपने प्रमोशन पर ध्यान केंद्रित करता रहा, क्योंकि इस डील से उसे बड़ा फायदा मिल सकता था। जिसके बाद एलियट शेफर्ड से बात करने गया, जबकि रिडली मैंशन में घूमते हुए एक पुरानी तस्वीर पर रुकी। वो तस्वीर उसकी माँ की चीजों में मिली थी, जिसमें एक यूनिकॉर्न दिखाई दे रहा था। उधर शेफर्ड ने पूछा कि रिडली अपने पिता से इतनी नाराज क्यों रहती है, जिससे एलियट कुछ पल के लिए असहज हो गया। तभी बाहर जंगल की ओर से डरावनी गरज सुनाई दी, जिससे दोनों बातचीत बीच में ही रोककर तेजी से अंदर लौट आए। उधर रिडली को पता चला कि वो तस्वीर 15वीं सदी के यूनिकॉर्न टेपेस्ट्रीज की एक कॉपी थी, जिनमें 7 हिस्सों की कहानी दिखाई गई थी। एक दृश्य में दिखाया गया था कि कैसे शिकारी कई सालों की कोशिश के बाद एक यूनिकॉर्न को मारने में सफल हुए और उसे पकड़कर एक किंगडम में ले आए।
लेकिन उसी वक्त प्राणी दोबारा जीवित हो गया और एक युवा लड़की के पास जाकर शांत हो गया। रिडली ने आगे और रिसर्च की तो उसे पता चला कि उसी समय यूनिकॉर्न का एक झुंड उस किंगडम पर हमला कर चुका था और उन्होंने पूरा महल तबाह कर दिया था। फिर अगली सुबह दो वैज्ञानिक डॉक्टर सॉन्ग और डॉक्टर बाटिया उसे एक्सपेरिमेंट रूम में ले गए। वे दोनों सुरक्षा सूट पहने हुए थे और यूनिकॉर्न पर रिसर्च करने के लिए बेहद उत्साहित दिख रहे थे। डॉक्टर सॉन्ग ने गर्व से यूनिकॉर्न के सींग से निकाला गया एक विशेष केमिकल दिखाया, जिसके बाद उसी केमिकल को पाउडर रूप में बदलकर एक दवा बनाई गई, जिसे तुरंत ओडेल के शरीर में इंजेक्ट किया गया। सभी लोग नतीजे देखने के लिए बेचैन खड़े थे। उधर रिडली ये सब देखकर परेशान हो गई और वहां से बाहर निकलकर जंगल में चली गई। घूमते हुए उसे एक पेड़ दिखा जिसके ऊपर यूनिकॉर्न के सींग जैसे निशान बने थे। तभी जंगल की तरफ से जोरदार गर्जना हुई, जिसे वो घबराकर तुरंत मैंशन लौट आई। मैंशन वापस पहुंचकर उसने फिर से यूनिकॉर्न्स के बारे में जानकारी जुटाना शुरू किया। शेफर्ड ने उसकी मदद की और प्रिंटर मंगवाने के लिए ग्रिफ को भी बुला लिया। इसी बीच अचानक ओडेल व्हीलचेयर के बिना चलकर बाहर आया। वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और जवान लग रहा था। टेस्ट्स में भी साफ दिखा कि उसका कैंसर लगभग गायब हो चुका था। ये सुनकर ओडेल खुशी से दमक रहा था, अपनी सेहत के लिए भी और इस खोज से मिलने वाले करोड़ों के बिजनेस के लिए भी। लेकिन इसके साथ एक बुरी खबर भी सामने आई, जहां डॉक्टर सॉन्ग ने बताया कि यूनिकॉर्न की जेनेटिक बनावट कुदरत के सामान्य नियमों से बिल्कुल अलग है, इसलिए लैब में उस दवा को दोबारा बनाना नामुमकिन है। यानी उनके पास केवल वही एक सींग था जिसे ये चमत्कारिक दवा बन सकी थी। बेलिंडा ये सुनकर मुस्कुराई और बोली कि ये और भी बेहतर है, क्योंकि अब वे इस दवा की कीमत अपनी मर्जी से तय कर सकते हैं, क्योंकि इसे चाहने वाले अनगिनत होंगे और इसे बनाने की ताकत सिर्फ उन्हीं के पास होगी। जिसके बाद लियोपोल्ड्स ने एलियट से वादा किया कि वे इस खोज में उसे अपना पार्टनर बनाएंगे, लेकिन इसके बदले उन्होंने उससे ये वादा लिया कि दवा से जुड़ी सारी जानकारी और प्रक्रिया पूरी तरह सीक्रेट रखी जाएगी। ये सुनकर एलियट उत्साहित हो उठा और मैंशन में उसके सम्मान में एक छोटा सा जश्न भी शुरू हो गया। लेकिन तभी रिडली ने सबका टोस्ट बीच में ही रोक दिया। उसने फर्श पर यूनिकॉर्न टेपेस्ट्रीज की तस्वीरें फैलाकर सभी को समझाया कि ये कहानी इतिहास में कई बार दोहराई गई है। उसने बताया कि शुरू के समय में यूनिकॉर्न्स को खतरनाक राक्षस माना जाता था। उनका चमत्कारी खून सदियों से जाना जाता रहा है, लेकिन जो लोग उन्हें पकड़ने या मारने की कोशिश करते थे वे लगभग हमेशा भयानक और दर्दनाक मौत का शिकार बनते थे। रिडली की बातों को लियोपोल्ड्स ने गंभीरता से